नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेल ओ को प्रभावित करने वाले कारक। चलो देखते हैं। तो डेल ओ को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा, है ना। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक अपन एक एक करके देखेंगे। तो पहला कारक है चार्ज ऑफ सीएमआई, है ना। देखो इधर, तो डेल ओ समानुपाती होता है चार्ज ऑफ सीएमआई का। समानुपाती होता है चार्ज ऑफ सीएमआई, है ना, सीएमआई के, है ना। मतलब आपको सीएमआई पर चार्ज देखना है ना। अब समानुपात का संबंध है तो भाई सीधी सी बात है, सीएमआई पर चार्ज अधिक होगा तो डेल ओ का मान भी अधिक होगा, है ना। चलो देखो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अपन ने बना रखे। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे तो कोबाल्ट पर +3 चार्ज आएगा। यहां पर देखो, यहां पर कोबाल्ट पर +3 चार्ज आएगा। सॉरी, यहां पर कोबाल्ट पर +2 चार्ज आएगा, है ना। कोबाल्ट पर +2 है और यहां पर कोबाल्ट पर +3 है। तो जिस कॉम्प्लेक्स में सीएमआई पर चार्ज ज्यादा होगा उसके लिए डेल ओ का मान भी ज्यादा होगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए डेल ओ का मान ज्यादा होगा। चलो अगला देखो, यहां पर देखो कोबाल्ट पर +2 चार्ज और यहां पर कोबाल्ट पे +3 चार्ज। तो जहां पर सीएमआई पर चार्ज ज्यादा होगा उसके लिए डेल ओ का मान भी ज्यादा होगा। आसान है, चलो नोट करो ये। चलो अगला देखो, अगला कारक है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना। तो डेल ओ डेल ओ समानुपाती होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, है ना। स्ट्रेंथ से मतलब है सामर्थ। स्ट्रेंथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामर्थ। मतलब जिस लिगेंड की सामर्थ ज्यादा होगी उसके लिए डेल ओ का मान भी ज्यादा होगा, है ना। सामर्थ या सामर्थ की जगह पर आप प्रबलता भी बोल सकते हो, है ना। मतलब जिसमें ज्यादा प्रबल लिगेंड होगा उसके लिए डेल ओ का मान ज्यादा होगा, है ना। जैसे यहां पर देखो, फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा प्रबल H2O होता है। H2O से ज्यादा प्रबल होता है NH3। NH3 से ज्यादा प्रबल होता है CN। मतलब जिसमें लिगेंड ज्यादा प्रबल होगा उसके लिए डेल ओ का मान भी ज्यादा होगा, है ना। प्रबल लिगेंड है मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। तो इसके लिए डेल ओ का मान ज्यादा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कई बार आपसे तरंग धैर्य पूछा जाता है, वेवलेंथ, है ना। तो जो तरंग धैर्य होती है ये डेल ओ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डेल ओ के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती, है ना। ये जो तरंग दैर्घ्य है इसको हम लेमडा से दर्शाते हैं। काय से दर्शाते हैं? लेमडा। तो ये अच्छे से आप ध्यान रखना।
जो तरंग दैर्घ्य होती है वो डेल ओ के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। नोट करो ये। चलो अगला देखो। चलो अगला हम देखने वाले हैं संकुल यौगिकों में रंग, है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, संकुल यौगिकों का जो रंग होता है वो डीडी संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? डीडी संक्रमण के कारण, है ना। तो ये तो कारण हो गया कि भाई किस कारण से संकुल यौगिक रंगीन होते हैं, है ना। अब क्वेश्चन कैसे देखना है, तो आप ध्यान रखना, डी पूर्ण रूप से भरा हुआ है या फिर डी पूरा खाली हो, है ना, मतलब D10 या D0 वाली कंडीशन। तो ये दो कंडीशन में जो संकुल है वो रंगहीन होगा। कैसा होगा संकुल? रंगहीन। अच्छा ये यहां पर थोड़ा सा अपन करेक्शन कर लेते हैं। रंगहीन, है ना, ध्यान रखना। चलो अब आप लोग देखो ये डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। जैसे यहां पर आप देखो हमने ये ऑर्बिटल बना रखे हैं, ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल है ये T2G है और ये वाले जो ऑर्बिटल है ये EG, है ना। इसी प्रकार यहां पर देखो ये T2G और ये वाले EG, है ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई ये जो T2G ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी कम होती है, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं लो एनर्जी, लो एनर्जी। और Eg की हम बात करें तो इनकी एनर्जी होती है हाई, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं हाई एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाई एनर्जी। अब यहां पर आप देखो इस वाले अक्ष पर हमने ऊर्जा ले रखी है। क्या ले रखी है? ऊर्जा। मतलब ऊपर जाने पर जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है। भाई आप देखो ये T2G ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो कम है, हम क्या बोल रहे हैं? लो एनर्जी। जबकि ऊपर वाले जो ये Eg है इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम क्या बोल रहे हैं? हाई एनर्जी, है ना। जैसे मान लो भाई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी मूल अवस्था में है। कहां पर है ये इलेक्ट्रॉन? मूल अवस्था में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकलकर यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल से कहां पर पहुंच गया? Eg में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? डी डी ट्रांजिशन, है ना। चलो पढ़ लो जो लिखा हुआ है एक बार। यदि किसी संकुल में डी कक्षक पूरी तरह से भरे, है ना, भरे मतलब पूरी तरह से D10, या खाली, खाली मतलब D0 हो, वह रंगहीन होता है। मतलब ये दो कंडीशन में जो संकुल है वो कैसा होगा? रंगहीन। चलो अगला, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यह मानता है कि उपसह संयोजक
उपसह संयोजक। यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के dd संक्रमण के कारण होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना। चलो ये नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे ही। लिखा? चलो अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में है ना, और यहां पर देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी उत्तेजित अवस्था में है, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पर गया है, उच्च ऊर्जा स्तर में। भाई इनकी आप देखो एनर्जी कैसी है, लो, जबकि इनकी एनर्जी हाई है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो आगे देखो, अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि भाई डी में 10 इलेक्ट्रॉन है या डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो जो संकुल होगा वो रंगहीन होगा, बाकी सभी केस में जो संकुल है वो रंगीन होगा, है ना। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो निम्न में से कौन सा संकुल रंगीन होगा, है ना, अपने को कलर्ड बताना है। बताओ, यहां पर जिंक है, बताओ जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 30। तो 30 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से 3d10 और 4s2, ये कंडीशन होगी। अच्छा, पहले आप क्या करो, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +2, यहां पर x इक्वल टू +4, यहां पर x इक्वल टू +3, यहां पर x इक्वल टू +3। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमने निकाल ली, है ना। चलो अब जिंक पर बताओ कितना चार्ज लगाओगे, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 28। अब तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के गए, s के, तो 3d में देखो 10 और 4s हो गया 0। तो भाई यहां पर देखो d में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा होगा, कलरलेस। कलरलेस, है ना। चलो यहां पर देखो, बताओ टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 3d2 और 4s2। चलो कितना चार्ज लगाओगे, +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे इसमें, 18। चलो 18 के हिसाब से देखो 4 गए तो 2s से और 2d से, तो 3d हो गया 0 और 4s भी 0। तो अब यहां पर आप देखो जो d है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी कैसा होगा, कलरलेस। तो यहां भी हम लिख लेते हैं कलरलेस। चलो अगला देखो, बताओ स्कैंडियम, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 21। तो 21 के हिसाब से 3d1 और 4s2। बताओ स्कैंडियम पर कितना चार्ज लगाओगे, +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 18। चलो अब 3 इलेक्ट्रॉन गए
तो 2 s से गए और एक गया d से, तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी 3d 0 और 4s 0। तो यहां भी आप देखो d में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है ना, तो ये भी कैसा होगा, कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस मतलब रंगहीन, है ना। चलो यहां पर देखो, बताओ क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 24। तो इसमें 3d में 5 और 4s में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। 4s में कितना होता है, 1। अब बताओ चार्ज कितना लगाओगे, +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे कितने, 21। चलो, तो 1 इलेक्ट्रॉन गया s से और 2 गए d से, तो 3d में हो गए 3 और 4s 0। तो अब यहां पर आप देखो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे, मतलब ये कैसा होगा, कलर्ड, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कलर्ड, है ना। चलो, तो समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही है। रंगीन पूछ रहा ना अपने से, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी वाला। आया क्वेश्चन समझ में। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो कल्याण नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संकुल रंगहीन होता है, मतलब यहां पर आपको बताना है कलरलेस, है ना। चलो देखो, तो पहले निकालो ऑक्सीकरण अवस्था। तो बताओ इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू +2, यहां पर x इक्वल टू +2, यहां पर x इक्वल टू +2 और यहां भी x इक्वल टू +2। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ गई। आगे देखो, टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 22। तो 22 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से 3d2 और 4s2। अब बताओ कितना चार्ज लगाओगे, +2। अब देखो +2 चार्ज लगाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 22 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 20। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 कहाँ के गए, 4s के, तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन और 4s हो गया 0। तो भाई यहां पर आप देखो d में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा होगा, कलर्ड, है ना। चलो यहां पर हम लिख लेते हैं कलर्ड, है ना। यहां पर देखो कोबाल्ट, बताओ कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 27। तो 27 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से 3d 7 और 4s2। बताओ कोबाल्ट पे चार्ज कितना लगाओगे, चलो, तो कोबाल्ट पे +2 चार्ज लगाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए,
तो कितने बचे 25। अब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 कहाँ के गए 4s के, तो 3d7 और 4s 0। तो भाई डी में आप देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी कैसा होगा कलर्ड। कलर्ड। अगला देखो, बताओ निकिल का परमाणु क्रमांक 28। तो 28 के हिसाब से 3d8 और 4s2 है ना। अब बताओ चार्ज कितना लगाओगे +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे 26। अब 26 के हिसाब से 3d में 8 और 4s हो गया 0। भाई 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 कहाँ के गए 4s के, तो डी में कितने बच रहे 8। तो भाई ये भी कैसा होगा कलर्ड। चलो, तो ये आप देखो तीनों कलर्ड है, तो भाई सीधी सी बात है नीचे वाला कलरलेस ही होगा। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। बताओ कैडमियम, कैडमियम का परमाणु क्रमांक होता है 48 है ना। तो 48 के हिसाब से 4d8 और 5s2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। बताओ चार्ज कितना लगाएंगे, तो कैडमियम पर लगाएंगे +2। चलो +2 चार्ज लगाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 48 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचे चलो देखो, तो चार्ज कितना लगाएंगे +2। अब +2 चार्ज लगाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे कितने 46। चलो, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के गए s के, तो 4s, यार इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है ना। इसके 4d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, 4d में कितने होते हैं 10 और 5s में 2 है ना। तो 4d 10 और 5s हो गया 0। तो इसमें आप देखो जो d है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10, और मैंने आपको क्या बताया था भाई d में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो ये पूर्ण भरा हुआ है, मतलब ये कैसा हो जाएगा कलरलेस। तो ये कलर लेस कैसा हो जाएगा कलरलेस। तो समझ में आया कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना कलरलेस, पूछ रहा रंगहीन, तो रंगहीन कौन सा है चौथा है ना। चलो नोट करो ये। चलो आगे देखो, अगला अपन देखने वाले हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ है ना, बंध सामर्थ्य और बंध लंबाई है ना। चलो देखो, तो देखो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, ये समानुपाती होती है पॉजिटिव चार्ज के, समानुपाती होती है पॉजिटिव चार्ज के है ना।
और व्युत्क्रमानुपाती होती है नेगेटिव चार्ज के। याद रहेगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बंध सामर्थ्य, ये पॉजिटिव चार्ज के समानुपाती और नेगेटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती है ना। चलो ये ध्यान रखना। चलो तो अब यदि अपन बॉन्ड लेंथ के साथ यदि अपन इसका संबंध देखें तो संबंध होता है नेगेटिव चार्ज के समानुपाती नेगेटिव चार्ज के समानुपाती और पॉजिटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती। याद रहेगा, ये दोनों कंसेप्ट अपने को अच्छे से याद रखने, इन पे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भाई जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिव चार्ज के समानुपाती है और नेगेटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती है ना। और जो बॉन्ड लेंथ है वो नेगेटिव चार्ज के समानुपाती और पॉजिटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती। याद रहेगा। चलो क्वेश्चन देखो फटाफट। चलो, निम्न में से किस संकुल में बंध लंबाई कम है? आपको बताना है कि भाई किस संकुल में बंध लंबाई कम है। चलो देखो, तो अपने को क्या करना है, इसमें चार्ज निकालना है भाई। बंध लंबाई का पता करने के लिए आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये नेगेटिव चार्ज के समानुपाती और पॉजिटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती। तो भाई अपने को पता चल जाएगा किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी ज्यादा है। चलो, तो यहां पर बताओ चार्ज कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0। आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भाई, CMI पर चार्ज, है ना। तो इसमें 0 आ रहा, इसमें देखो, इसमें भी x इक्वल टू 0 आएगा। चलो इसमें देखो, इसमें x इक्वल टू +1 है ना। चलो इसमें देखो x इक्वल टू -1। तो भाई हमको बताना है बंध लंबाई कम वाला बताना है कि भाई किस संकुल में बंध लंबाई कम है। तो भाई आप देखो, जो बंध लंबाई है वो नेगेटिव चार्ज के कैसी है, समानुपाती, और पॉजिटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती। तो भाई सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है मतलब बंध लंबाई ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है मतलब बंध लंबाई कम है। तो आप देखो इसमें भाई इन दोनों में तो 0 आ रहा, ये पॉजिटिव वाला मतलब इसकी बंध लंबाई कम होगी। तो कम वाला अपने को बताना था, तो आंसर अपना आ जाएगा थर्ड वाला, है ना। चलो अगला देखो, निम्न में से किस संकुल में CO बंध लंबाई अधिक है? यहां पर आपको बताना है कि भाई किस में बंध लंबाई अधिक है। तो बॉन्ड लेंथ नेगेटिव चार्ज के समानुपाती और पॉजिटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो निकालो यहां पर, इसमें बताओ x इक्वल टू 0, इसमें बताओ x इक्वल टू -1, इसमें बताओ x इक्वल टू -2, और इसमें
x इक्वल टू +1। तो भाई नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो सीधी सी बात है भाई, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो भाई इसमें आप देखो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो सीधी सी बात है इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। समझ में आया इतना? चलो, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कल अपन देखते हैं अगला टॉपिक।